Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm Tanishka Sodhi, and joining me as my co-host today is News Laundry's very own Basant Kumar. Hello. Hi Basant. Hello. So tell us, why is our podcast today going to be a bit different? हम अक्सर जो हम RWO करते हैं उसमें उस वीक की स्टोरी होती है जो हम में से किसी रिपोर्टर ने किया हो या बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टर ने किया हो। लेकिन इस बार क्योंकि ये साल का आखिरी RWO है 2023 का, तो जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए भी जो एक रैप अप बोलते हैं कि साल भर में हम तमाम रिपोर्टर्स ने क्या किया, वो हम उसकी स्टोरी तो आप सब पढ़ ही चुके हैं, उसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, एक स्टोरी की जो यात्रा होती है किसी रिपोर्टर की, उस यात्रा की कहानी हम अपने लोग जो साथी हैं उनसे बात करेंगे। तो ये पॉडकास्ट इसीलिए थोड़ा अलग होगा। आज पॉडकास्ट में तनिष्का जी हैं, प्रत्युष हैं, अवधेश हैं ऑनलाइन, सुमेधा हैं और प्रतीक सर हैं। तो ये हम 5-6 लोग हैं और आज बात करेंगे। लेकिन पॉडकास्ट शुरू हो उससे पहले हम आप तमाम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि लास्ट ईयर आप लोगों ने, हर साल होता है ना, हम लोग जब छोटे थे तो डायरी में लिखते थे कि इस साल मैं ये करूँगा। मेरी मदर कहती थी कि 1 जनवरी के दिन तुम बैठ के 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि आज जो करोगे अगले 1 साल तक करोगे। ये हम लोग आपस में हमारी एक मान्यता थी। तो आप लोगों ने, अवधेश जी आपने, सुमेधा आपने, आप जब तमाम लोग यहाँ हैं, क्या आप लोगों ने लास्ट साल एक वादा किया था खुद से, कितने पूरे कर लिए उस वादे को, और इस साल क्या होगा बताएं थोड़ा। मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन जो भी हमेशा जब भी करता हूँ कभी कर नहीं पाता हूँ इसलिए करना बंद कर दिया इसमें। अवधेश, सुमेधा, एनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? मेरे साथ तो कई बार होता है, मैं लिस्ट बनाता हूँ बिल्कुल कि मुझे इस बार ये करना, तो कुछ चीज़ों में पूरी हो जाती है। लेकिन कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि इस बार जो न्यू ईयर है उसमें 31 को कहीं जाना नहीं है और पढ़ते हुए जो रात है वो गुजारनी है। कई बार मैंने ये भी किया है, लेकिन जो दोस्त हैं वो माहौल को थोड़ा ऐसा बना देते हैं कि फिर बाहर निकलना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो सोची थी वो पूरी हुई है, कुछ अधूरी रह गई, और मतलब पूरा तो नहीं हो पाता है हमेशा। Sumedha? So mine is also same as Pratyush. If I think of something, I don't think I'll be able to fulfill it. So I don't promise anything to myself. आपका तनिष्का I जी? think same यार. It's good to not have any expectations from yourself so you don't disappoint yourself. तो जो भी करे फिर ठीक ही होता है। नहीं, मेरा पिछले साल जो 2-3 वादे किए थे, एक पूरा हो पाया, बाकी सब अधूरा रह गया। क्या अधूरा रह गया जो मैं दिल से चाहता हूँ वो पूरा करना, वो नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पिताजी भी कभी कभी सुन लेते हैं मेरा पॉडकास्ट। लेकिन इस साल जो मैंने आप सबसे कहा कि इस साल क्या रेजोल्यूशन होगा, मेरा रेजोल्यूशन यही है कि जो फ़ोन टाइम है मेरा 7 घंटा 6 घंटा है, मैं उसको कम करके रोज़ाना का 2 घंटा लाऊंगा। और इसके लिए मैंने फेसबुक छोड़ दिया है। मैं इंस्टाग्राम अभी मतलब कल रात को कोशिश कर रहा था हटाने के लिए। कल मैंने 2.5 घंटे मुश्किल नहीं है। बेसिकली मैंने 2.5 घंटे मैं रील देखा था। कल पूरे दिन का मेरा इंस्टाग्राम 2.5 घंटे था। तो इंस्टाग्राम हटाना है। और टाइम ड्यूरेशन जो है किसी भी सोशल मीडिया पर, किताबों पे फोकस करना। इस साल मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी है, तो मेरा इस साल का है कि किताबों पे फोकस करना है और सोशल मीडिया पे अपना समय कम करना है। डेफिनेटली, आई थिंक मेरा भी रीड मोर एंड हैव लेस शुगर। रील बहुत ज्यादा फोकस। Speaking about stories that we'll be discussing, we started the year with the WFI protest and we're ending it also with WFI protest. A lot of us have covered it. Sumedha has reported on it, Basant has reported on it, and even I have a little bit. So Basant, you were, when the protest broke out, the first day, we were one of the only ones who covered it from the start. So tell us about your experience that first day, and did you think that it would be a news story 12 months down the line too? हुआ यूँ कि शायद मंडे था उस दिन और हम सब दफ्तर आए थे, मीटिंग का प्रेशर था। तब तक विनस का ट्वीट मुझे देखा। मैंने मतलब कोई इमेजिनेशन में नहीं था कि ये लोग इतने बड़े प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय, जिनसे मतलब देखने के लिए लोग लाइन में लगना मीन्स बजरंग वगैरह काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। वजह पता ही नहीं था क्यों। तो मैं ऑफिस को बोला और मैं भाग के गया। मैं पहली बार देखा कि इतने बड़े बड़े टॉप प्लेयर हैं सामने बैठे, हम यहाँ बैठ के माइक लगा कर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो था। उसके बाद उस दिन विनस रो दी और उसके बाद जो पूरा सीन था चेंज हो गया, सहानुभूति भी मिलना और लोग आने लगे। प्रोटेस्ट देखते देखते 3-4 घंटे में प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया। फिर एक स्थिति खुल के आई कि जो
बाहुबली सांसद हैं बृजभूषण सिंह, जिनका कहना है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, उन पर इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगाए। सुमेधा ने स्टोरी किया है, तोमर पे भी उन्होंने एलिगेशन लगाए। और इत्तेफाक था कि जब मैं गया था तो तोमर वहाँ आए हुए थे मैनेज करने के लिए चीज़ों को। और लेकिन जैसे मतलब लोगों को, मीडिया को पता चला कि ये तोमर है, मीडिया ने माइक लगाना शुरू किया, तोमर वहाँ से बहुत जल्दी निकल गए। मैं तोमर को वहीं मिला था, मैं नहीं जानता था कौन तोमर है। जब हम लोग, आप और हम सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पे स्टोरी करने लगे, तब मैं जाना कि ये तोमर भी हैं कोई व्यक्ति। तो वो हुआ। और फिर आप देखिए कि 1 साल बाद दिसंबर में फिर मैं उस जगह पे मौजूद था। अवधेश जी रिपोर्ट कर रहे थे, मैं क्योंकि उस दिन विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट था विजय चौक पे, तो हम दोनों रिपोर्टर गए थे। तो मैंने सुबह अपनी स्टोरी की, फिर मैं वहीं बैठ के प्रेस क्लब में फाइल किया। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो अवधेश जी के लिए मैं कैमरा कर रहा था। तो फिर वहीं सीन की वो सामने साक्षी मलिक ने अपना 1 साल बाद, लगभग 1 साल ही हो गए, 21 जनवरी को वो लोग आए थे, ये दिसंबर में हुआ। 1 साल बाद वहीं सीन क्रिएट हुआ कि उन्होंने अपना वो जूता निकाल के रख दिया और संन्यास ले लिया। तो 1 साल में ये पूरा चक्र चलता रहा। इस बीच हमने उनका प्रोफाइल भी किया और हमने सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पे स्टोरी की। सुमेधा ने इस पे इंटरव्यू वगैरह किया, तो आगे आप पूछेंगे। Correct. I think biggest shocker for me was, I mean, when it comes to reporting, when Sumedha came to office one day and said she has met Brij Bhushan, and this was when things were very much active. This was not at the start of the protest, nor was it at the end. It was right in the middle. The heat was on him. I think that was also around the time he had sort of brushed away a Times Now reporter, is it? When they were putting the camera in his face. So no one was really able to access him, but Sumedha managed to meet him, sit down with him, and have a very quick but very revealing interview with him. Sumedha, what was your experience like? Firstly, you don't have to reveal your sources, but how did you manage to pull this off? And what was it like to be sitting with a man who has been accused of not just sexual harassment, but also bullying? Yeah, I mean, there are no hidden sources there, like how I stuck meeting with him, because it actually happened by chance. And it was 20th of June. And I think that day is forever etched in my memory, because like that interview, I had a 15-minute conversation with him. And because he said this cannot be an interview, so we also published my conversation as a meeting with Brij Bhushan. So it was purely accidental. I had walked into WFI's office to interview Vinod Tomar, who is WFI's Assistant General Secretary appointed by Union Ministry of India, Sports Ministry of India. So I had entered into the office just to talk to him. While I was interviewing him, and he just said, "Do you want to meet Netaji?" And I was like, "What did he just say? Like, is it possible? Because he's not meeting any reporters." And then he said, "Are he's just sitting in the next room. You can have a chat with him." So then he took me to another room, and it was the same room in which the women wrestlers have leveled charges against him of sexually harassing him. So I walked into the same room, and as a women reporter, I was petrified, to be very honest. Like, I don't want to romanticize anything. No, I just walked into there very coolly and asked him questions. It wasn't like that. I was petrified to the core, and I texted our editor-in-chief, Raman sir, also saying that I'm walking into the room to interview this man. How do you want the interview to look like? And he said, just be brave and ask him tough questions. And that gave me a bit of a confidence. And when I walked into the room, he was sitting on a throne-like chair with God Hanuman's picture on the top of him. And it was like that, जैसा movies में देखा था ना, जैसा कुछ किसी का सभा होता है, किसी का. It was like I walked into some Gangs of Wasseypur style kind of a movie, and there was some 20 men or 15 to 20 men surrounding him. And Brij Bhushan asked me, the first thing is, Brij Bhushan asked me is that, for which channel you work for? And when I said News Laundry, he obviously didn't know what News Laundry is, because like he only knows maybe the top media houses. And I sat there and I asked him, my first question to him was, how do you see the whole controversy? And he said, I'm very happy with it, because now the whole country knows me. And that became the headline of the story.
And when he said now that he's very happy with it, all 15 men who he was surrounded with laugh as if, he has given the best statement ever. So as reporters, we are not supposed to give our opinions, but this is one matter where one issue where I can't hold myself back. And that 15-minute conversation, we had done an article on it. And I think my first-hand experience of meeting him is the same as Basant's profile of Bhushan, where he has headlined it as he's the man who he thinks is above the law. Right, definitely. Basant? अभी जो हो रहा है सुमेधा, हम तीनों ने काम किया है, वो एक स्टोरी वो भी थी कि वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी नहीं है, और है भी तो तनिष्का जी ने काफ़ी डिटेल में समझाया था, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास फैक्ट था कि वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी नहीं है, पर उसमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती है, क्योंकि तनिष्का जी ने उस पर काम किया है। तो अभी अगर बताएं कि उसमें क्या था लूपहोल वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में, और वो कैसे सिर्फ वो था दिखावे भर का था कि उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। याद है हम लोगों ने एक को फ़ोन किया था तो कह रहे अरे आते होंगे केसेस, भाई आप सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में हो जहाँ पे वुमेन्स प्लेयर्स हैं और आप कहने केसेस आते होंगे, कितने हैं मुझे याद नहीं, तो अगर आप बताएं। there are some rules when it comes to having an ICC that an ICC has to abide by, and there were at least 3 major violations that the WFI's ICC was violating. One was that it's supposed to be headed by a senior woman employee, which it was not. It was headed by a man. One is at least 50% of the composition has to be women. Again, that was not the case. And thirdly, you're supposed to have at least one external member in the committee, which was not the case either. So this is something that a lot of organizations, don't really comply with like they should, even though this is the law and it is a violation of the law by not complying to this. And I think besides, I think according to me, the biggest 2 stories of the year in India were the wrestlers' protest and the violence in Manipur, which our reporters, Pratik and Shiv, they were on the ground for, I think, at least 2 to 3 weeks in the month of July or August, and there are a lot of ground reports, videos and interviews that they have done that have showed the true picture of the violence in Manipur. There have been over 175 people who have killed since the ethnic violence broke out on May 3rd. And we have Pratik joining us today to speak about his experience reporting on the violence from Manipur. प्रतीक सर तब भी ग्राउंड पे थे और आज भी ग्राउंड पे हैं, तो क्योंकि वो ग्राउंड पे इसलिए वो वीडियो में उस तरीके से नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रतीक सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस साल आपने बैक टू बैक, मुझे याद है 4-5 स्टोरी, तो कल हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो इस पे बात करें, इस पे बात करें, इस पे बात करें, हम कन्फ्यूज़ थे कि कौन सा 2-3 स्टोरी लें आपकी। पर मैं चाहूँगा कि जो आपने NCW को लेकर एक स्टोरी ब्रेक की, आप बैठे हैं पुणे में, महाराष्ट्र में, स्टोरी है नॉर्थ ईस्ट के एक मणिपुर की, आप वहाँ से बैठ के ब्रेक करें, हमें वो प्रोसेस समझाएं, और क्योंकि हमने इस पे बात की है पर थोड़ा उस स्टोरी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो बताएं। जैसे NCW वाला स्टोरी तो मतलब ये पूरा मामला चल रहा था जी, मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा देख रहा था कि क्या कौन क्या इसके बारे में बोल रहा है, लिख रहा है, तो मुझे हल्का सा एक ट्वीट लिखा था उसमें, इसमें कोई लिखा नहीं था, ज्यादा डिटेल्स नहीं थे, बस थोड़ा सा वो जो केस हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा ये था। तो फिर बस वहीं से मैं थोड़ा सा और पता करते गया, 1 से 2 लोग से मिला, 2 ने 3 का बताया, फिर ऐसे ऐसे करते जो फाइनली जो कंप्लेनेंट केस में थी मतलब उन तक पहुंचा जो US में रहती थी। तो बेसिकली मेरे को लगता है कोई भी स्टोरी हम करते हैं तो थोड़ा सा हमको और उससे डिटेल में घुसने की कोशिश करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब हम लोग कामयाब हो, लेकिन हम लोग को पूरी कोशिश करना चाहिए, चीजें आसान हो जाती हैं। और अपना नेटवर्क, जैसे मैं पहले ही बोला, जितना अपना वाइड नेटवर्क होगा उतना अच्छा होगा। But Pratik, I think this NCW story was before you even went to Manipur, and we want to talk more about your experience also in Manipur. I know you have been a ground reporter for more than a decade now. You have covered from various parts of the country, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra. But Manipur, I think for every reporter who has covered the violence this year has been different. And I want to understand from you, what was the experience like? What made the violence in Manipur so different, and what was the most challenging part that still remains with you? मणिपुर में बेसिकली तो मतलब मेरे को सबसे अहम बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे रिपोर्टिंग जो मेरे को समझ में आया कि जो वायलेंस शायद 1 आध हफ्ते में मैक्सिमम, मतलब
कितना ही बड़ा वायलेंस होता, एक आध हफ्ते में रुक सकती थी, उसको ऑलमोस्ट मतलब उन्हें होने दिया। और मतलब आज क्या, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां महीना चल रहा है ये, उससे भी ज्यादा हो गया अभी तक मणिपुर में। मतलब मैं ये मानता हूँ कि उसका जो उसका लेवल है वो जरूर कम हुआ होगा, इंटेंसिटी कम हुई होगी, लेकिन अभी भी वायलेंस वहां पे हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही 13 लोग मार दिया था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो जो गलती की है, मतलब वो गवर्नमेंट ने इसमें तो बिल्कुल ऑब्वियस की गवर्नमेंट के लिए बहुत इतना, क्योंकि मणिपुर अगर आप देखा जाए तो मणिपुर में सारी मतलब अपनी इंडियन आर्मी है, फौज वहाँ पे, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है वहाँ पे। तो अगर किसी भी लेवल का दंगा होता, वहाँ की मणिपुर की मणिपुर राइफल्स है, वहाँ की खुद की पुलिस काफी ये है, मतलब केपेबल है। तो अगर इतना होने के बावजूद भी एक दंगे को आप पूरा एक एथनिक वायलेंस में कन्वर्ट होने देते हो, वो बहुत डेंजरस होता है। और वो मणिपुर का हाल बहुत अभी तो मतलब मेरी एक्चुअल में इच्छा है कि वापस मणिपुर जाऊं एक बार और, क्योंकि मणिपुर में ना अब जो दौर होगा ना वो होगा भुखमरी, और इस जो दिक्कतें हैं ना, बेसिक दिक्कतें होती है हम्म। इंसान के लिए, वो सब शुरू होने वाला है। करेक्ट, क्योंकि सोशो है ही इकोनॉमिक नहीं, इम्पैक्ट अभी आप देखो बहुत। 8 7 8 महीने से। हम्म। और जिस तरीके का वायलेंस हुआ है वो तो बहुत ही यार, मतलब बहुत डेंजरस तरीके का वायलेंस हुआ है कि किसी का सर काट के झाड़ पे लगा दिया गया है, मतलब बुशेस पे लगा के चले गए। किसी को कोई लेडी को आई मीन वो गिरी हुई है जमीन पे, और उसके सर पे मतलब लगातार राउंड्स फायर कर रहे हैं, इतनी गोलियां चलाई कि सर गायब हो गए। 2 बच्चे हैं वो गायब हुए, तो आज तक उनकी आप देखो, अभी थोड़े दिन पहले जो 7 8 महीनों से जो मतलब जिन लोगों की डेथ हुई थी, उनकी जो उनकी बॉडी जो थी, जो कुकीज थी उनकी, आई थिंक अपना इम्फाल के हॉस्पिटल में थी। और जो मैथ्यूस थे उनके, जो चंद्रपुर के एरिया में जो लोग उनकी डेथ हुई थी, अब जाके उनकी बॉडी आपस में एक्सचेंज हुई है, उन्होंने अब जाके उनका अंतिम संस्कार हुआ है। और ये खबर कुछ खबर नहीं बनी है इसमें देश में। मैं ये बोलता हूँ कि यही अगर बम्बई या अगर ये दिल्ली या कोई ऐसे या यूपी या मध्य प्रदेश या ऐसे कोई हरियाणा में हो रहा हुआ था, तो क्या ये खबर बनती या ऐसी हो जाता? तो मणिपुर का बहुत ही अलग लेवल का वायलेंस हुआ है। और वहाँ के लोग मतलब बस यार, मतलब एक बेसिक मतलब दोनों तरफ के लोग जो भी हैं, उस वायलेंस से जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है आम लोगों को ही है। अब ये गवर्नमेंट ने, एक बॉर्डरिंग स्टेट है मणिपुर हमारा, ठीक है, वहां से बर्मा लगा हुआ है। आप ये सोचो कि एक बॉर्डरिंग स्टेट में इस तरीके का वायलेंस होने लगा। मणिपुर के जितने भी अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं, जितने भी, वो सबके सब बाहर आ चुके हैं। अंडरग्राउंड ग्रुप से मेरा मतलब है जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, सबके सब बाहर आ चुके हैं। अगर ऐसा वायलेंस होने दोगे एक बॉर्डरिंग स्टेट में, और हैरानी की बात है कि इतना कत्लेआम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 180 करीब लोग मारे गए वहां पे, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो ये जो सरकार है हमारी, जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं, मतलब जितना उन्होंने पार्लियामेंट ने बोला उतना एक स्टेटमेंट दिया। मतलब मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मणिपुर के लोगों को उनसे बहुत होप थी। मतलब मणिपुर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ के वोटर्स भी वही हैं। हम्म। और वो जब हम वहाँ पे ग्राउंड पे थे, हमसे बात करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेते थे खुद से कि वो कहाँ है, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, हमने तो उन्हीं को वोट किया है, तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आए अभी तक यहाँ पे, या उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो ये एक बहुत ही बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये। मतलब वहाँ पे सिविलियंस के पास यार, मतलब आप देख रहे हो कि ऐसे हथियार हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, एकेज हैं, M16 हैं। जैसे आप, मैं पसंद अवधेश तनिष्का, हम लोग जा रहे हैं और जस्ट इमेजिन करो हम चारों के पास ये AK है और LMG और ये SLR और M16 लेके हम घूम रहे हैं रोड पे। तो जब आप एक आम लोगों के पास अगर इस तरीके के हथियार आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि यार वो वायलेंस किस लेवल में पहुंच चुका है। मुझे प्रतीक सर का वो वीडियो, ये स्टोरी याद आ रहा है जिसमें ये माइक लेके जा रहे हैं, तब तक कहते यहाँ से आवाज़ आई, यहाँ से आवाज़ आई। मतलब वो लग रहा था चारों तरफ से आवाज़ आई थी, कहीं वो फोर्स वहाँ पे कोई पुलिस का होता है सुरक्षा कर्मी, वो कहता है उधर से आवाज़ आ रही है। बिल्कुल मतलब डरावना माहौल था। Was there a point, Pratik, where you felt like your life is in danger, you were fearful? नहीं, उस वक्त मुझे क्रॉस फायरिंग में घुसे ना, थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार कहाँ से गिरेगा पता नहीं। लेकिन हाँ, मतलब वो एक एक्सपीरियंस था, थ्रिलिंग, मजा आया था मेरे को उसमें। लेकिन हाँ, थोड़ा ये भी लग रहा था कि ये है, मतलब कहाँ से गोली आई है या कहाँ से कुछ हो रहा है। बट वो बहुत ही डिफरेंट माहौल था, मतलब पूरा। प्रतीक और शिव, ये जो मणिपुर से तमाम रिपोर्ट्स इन्होंने की है, ये मुमकिन हो पाया जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो सेना सपोर्टर हैं, क्योंकि मणिपुर सेना प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग ग्राउंड पे गए और वहाँ से वो तमाम स्टोरी आप देखिए कि कम से कम मुझे लगता है 31 स्टोरी होंगी प्रतीक और शिव ने की है। तो सेना प्रोजेक्ट को सहयोग करना आपका इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसी रिपोर्ट्स
जिस पे सरकार नहीं बोल रही है। सरकार दुनिया भर के मसलों पे खबरें आती है, हमारे टीवी चैनल पे दिखाया जाता है कि मोदी जी चाहे तो रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं, आपको ऐसी खबरें मिल जाएंगी। लेकिन अपने देश में इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं आ रहा। तो ऐसी रिपोर्ट्स हम आप सबके सहयोग से लाते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब भी करें और हमारा जो नया सेना प्रोजेक्ट है न्यू अयोध्या, उसको भी सपोर्ट करें। मैं खुद हूँ, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं और अयोध्या में क्या बदला उस पर रिपोर्ट करेंगे। तनिष्का जी, प्रतीक सर की एक और स्टोरी थी जिस पे आप बात करना चाह रही थी, मध्य प्रदेश में जो आरएसएस के लोगों को पूरा जॉब दिया गया। डेफिनेटली आई थिंक प्रतीक एज फेलो रिपोर्टर्स हमारा यही क्वेश्चन है कि कैसे आपको ये स्टोरी मिली, बिकॉज दिस स्टोरी मेड अ लॉट ऑफ वेव्स. आई थिंक आई स्टिल सी इट बीइंग सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर नाउ more than 6 months after you have covered it. So tell us a little about your experience reporting that story and how did you get it sitting in Pune? मेरे को एक्चुअली ये जो स्टोरी एक मतलब मेरे एक दोस्त ने बस एक को इनपुट दिया था, एक मतलब कि ये ऐसा शायद हो रहा है। तो फिर मैं उसके इनपुट के बेसिस पे और ढूंढते गया। तो पहले एक लोग मिले, लेकिन तब भी वो स्टोरी इतनी बन नहीं रही थी, मतलब वो बेसिक बन पाई थी। तो फिर मेरी राम सर से बात हुई, सर ने बोला कि यार इसको और मतलब निकालो करके, ये तो अच्छा है। फिर मैं उसमें मतलब पूरा भिड़ गया था, मतलब डॉक्यूमेंट्स निकालना, ये वो इधर उधर जो मिल रहा था वो निकाल के। और वो मतलब उस स्टोरी में मतलब ये था कि हर नाम को ना मैच करना था उसके मतलब नाम आया है Correct. उसके उस ग्रुप में जाओ और फिर सोशल मीडिया पे उसे देखो, या जो भी जहाँ पे भी उसकी विजिबिलिटी आई मीन उसका प्रेजेंस दिख सकता है, वहां से उसको वेरीफाई करना है कि ये वही बंदा है कि नहीं। उसके बाद फिर उसको फोन करके उससे बात करने की कोशिश करो। तो एक बंदा मुझे धमका रहा था कि समझ लो हम लोग कौन है और क्या है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अच्छी से बात कर रहा था, क्या आजकल डबल रिकॉर्डिंग होती है ना, अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करी। मैंने कहा बताओ, आप बताना है तो बताओ, नहीं बताना मत बताओ। तो वो एक स्टोरी मजेदार थी, मतलब मजा आया था उसे करने में। मतलब ये वो ये कि मैं मतलब मेरे को ये लगता है ना कि जो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है और ये जो हम लोग जो आजकल जो इंटरनेट पे हम लोग को बस थोड़ा उसको ढूंढने का तरीके में तरीका आना चाहिए। और हम लोग तो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं ना, तो वो मिलता है। मतलब इंटरनेट पे बहुत कुछ है जो मतलब ये इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसको यूज कर सकते हैं Definitely. अपने स्टोरी को निकालने के लिए। Now we can also speak to Avdesh, who covered that started off as the most entertaining story of the year, but soon the media frenzy around it really made us take a step back to, I think Avdesh has also covered the media frenzy around it. And if you have not guessed already what the story is, it is the great India-Pakistan love story when Seema Haider came to India to marry her lover Sachin. Tell us, why was this the biggest story of the year for a lot of TV channels who covered this way more than they covered Manipur, the WFI protest and anything. So tell us, why was this the biggest story of the year and what was the media frenzy like? मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं उस गांव में पहुंचा, ग्रेटर नोएडा के गांव है रब्बूपुरा। जब हम वहां पहुंचे तो मतलब अजीब सा माहौल, मतलब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो अपने आप ही लाइन बन रही है, क्योंकि वहाँ इतना मीडिया का जमा हो, इतनी भीड़, इतने डोल धमाके, लग रहा है पता नहीं क्या हो गया इस गांव में। तो किसी से पहले बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमें कहाँ जाना है। ऐसे मतलब खुद ही इंडिकेशन मिल रहे थे हमको कि भाई ये रास्ता वहीं जा रहा है, क्योंकि वो इतनी गाड़ियां, इतनी भीड़, और महिलाएं गाने गा रही हैं, ढोल धमाके हो रहे हैं, डांस चल रहा है, कोई हाथ पहुंच रहा है, कोई मिठाई लेके पहुंच रहा है, कोई साड़ियां लेके पहुंच रहा है। और जो वहाँ मीडिया का तमाशा था वो लिटरली मतलब दिखने लायक था। मैं भूल गया कि मुझे मतलब मुझे सीमा हैदर से बात करनी है या फिर सचिन मीणा से बात करनी, मैं ये भूल गया। मैंने कहा नहीं, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है मीडिया का जो जमावड़ा है, जो ये तमाशा कर रहे हैं, वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत शानदार शानदार फुटेज वहां लिए, और जिस तरह मीडिया वहां पे बैठ के कर रहा था कि देखिए सीमा हैदर ये आ गई है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो, मतलब गजब का तमाशा था। और ये तो छोड़िए आप, सीमा हैदर जो है वो बार उसके घर वाले उसको गेट में बंद कर दे रहे हैं कि वो भी गुस्सा होकर वहां से चली गई मीडिया से उठ के। लेकिन फिर भी मीडिया नहीं मान रहा है। मतलब सोचिए, आपको पुलिस बुलानी पड़ी कि भैया हमें मीडिया से मतलब इतनी दिक्कत हो रही है। पुलिस आई बाकायदा, वहां महिला पुलिस पहुंची, एसएचओ पहुंचे, तब जाके 2-4 लोगों का बातचीत हुई, हमारी भी बातचीत हुई। लेकिन इस बीच देखिए कि एक रजिस्टर भी है वहां पर, लाइन लगी है कि इसके बाद इसका नंबर आएगा। तो जो सबसे पहले आया है, फिर वहां पे उसका मोबाइल नंबर दर्ज होता है, फिर
उसका नाम जो होता है, और फिर आगे उसमें सेक्शन था कि आप कौन से मीडिया चैनल हैं। तो ये सब तमाशा चल रहा था, वो लंबी लाइन लगी हुई। और फिर एक गेट बना हुआ था, उस घर में 10-10 लोगों को एंट्री मिल रही थी कि ठीक है अब आप आएंगे, उसके बाद फिर वो बाद वाले 10 आएंगे। मतलब ये वाला हिसाब, कोई छत पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा, मतलब गजब का अल्टीमेट, मतलब क्या ही बोलूं मैं उसको, समझ ही नहीं आ रहा था क्या था वो सब। और मैंने तो उससे सवाल भी पूछा, इसी बात से मैंने सवाल पूछा कि बताइए आप, कि ये इतना मीडिया का जमावड़ा है, आप परेशानी नहीं हो रही, आप थकती नहीं है, या मतलब इतना। तो उसने मुझसे बोला कि यहाँ तो सुबह 6 बजे से इनको, मीडिया को बोला उन्होंने, भारतीय मीडिया को शर्म भी नहीं आती, सुबह 6 बजे से हमारे घर पे आना शुरू कर देते हैं और रात 12-12 1-1 बजे तक ही रहते हैं। इन्होंने मुझे ना सोने दे रहे हैं, ना खाने पीने दे रहे हैं, ना से रहने दे रहे हैं, मैं बीमार हो गई हूँ। मतलब उन्होंने बोला ये बात, हमसे कैमरे पे बोल लिया ऑन रिकॉर्ड। लेकिन तनिष्का जी, आप लगातार मीडिया कवर करती हैं, उस पर हम बात करेंगे इस साल मीडिया में कितना कुछ हुआ। इस साल जो टेलीविजन मीडिया ने, पिछले साल जब सुशांत की डेथ हुई थी और रिया चक्रवर्ती को जेल हुई थी, तब जो गंद फैलाया था, मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे एक सीनियर ने बोला था कि टेलीविजन मीडिया का सबसे घिनौना रूप था रिया चक्रवर्ती प्रकरण, लेकिन सीमा हैदर वाले में उससे टू मच नीचे गिरे। मैं ऐसे ही, मुझे याद आया एक चीज़, तो मैंने सर्च मार दिया, रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत पूरा देश का बीड़ा उठाए रहते हैं, उसका थंबनेल है सीमा ने लगाए बीड़ी के कस तो सच्ची ने जमकर की धुनाई। ये देखिए, एंटी वुमेन भी है ऐसे। उसके बाद एबीपी न्यूज का, सीमा ने पी बीड़ी सच्ची ने तोड़ दिया फोन। तीसरा है जी न्यूज, पाकिस्तानी सीमा पीती है बीड़ी सच्ची ने कर दी पिटाई। ये हिंदी खबर भी है, सीमा को है बीड़ी पीने का शौक, पाकिस्तानी महिला को लेकर हुए कई खुलासे। अब ये खुलासा है, सीमा हैदर बीड़ी पीती थी, सचिन मीरा ने कर दी पिटाई। न्यूज 18 की खबर है। TV9 का है कि बीड़ी पीती है सीमा हैदर, मकान मालिक ने कई बड़े दावे। अब कोई बीड़ी पीता है, कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट चल रहा है। ये हेडलाइन राइटर्स को रामनाथ रोइंका मिलना चाहिए इस बार। अगर न्यूसेंस फिल्म नहीं हुआ है तो इनका एक स्पेशल मेंशन जरूर होना चाहिए। ये तो हेडिंग है जो हमने पढ़ी है डिजिटल पे। इसके अलावा पर मतलब एक एक न्यूज चैनल के 3-3 रिपोर्टर थे, इतने सारे कैमरामैन थे, मतलब एक गया तो दूसरा, दूसरा आया तो तीसरा। और सोचिए वो लोग पूछ रहे हैं भाभी कैसी हैं, मतलब ऐसे सवाल थे उनके, तो भाभी कैसी लगती है, मतलब ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। और इससे भी ज्यादा तो वहां के यूट्यूबर्स थे, उन लोगों ने सब मतलब बहुत गंद मचाया हुआ था यार। ये तो रहा इस साल का सबसे मतलब टाइम पास खबर टीवी चैनल्स के लिए। लेकिन एक अवधेश ने स्टोरी की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दौर में। वो 21वीं शताब्दी है, 2023 चल रहा है, 24 की आगमन होने वाला है। एक आदमी को अपने सरनेम रखने के कारण प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। उसको कहा गया कि आप अपना सरनेम हटाइए। कहानी मयूर विहार फेस 1 की है, जो मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर दूर। वो एक मोची की दुकान है, जूता पॉलिश भी करते हैं, जूता बनाते भी हैं। उन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मा सरनेम लगाया था, और वो हैं दलित कम्युनिटी से। तो पास में ही एक लॉयर हैं, वो आए और कहे कि मैं वर्मा हूँ, तुम कैसे वर्मा लिख सकते हो। और उनको कहा गया कि आप उस पर चिपका दें। लिटरली उन्होंने चिपकाया था, जो वर्मा वाला हिस्सा था उस पर उन्होंने अखबार लगा के टेप मार दिया था। अवधेश, उस स्टोरी तक कैसे पहुंचे और उस स्टोरी में क्या हुआ, आप थोड़ा बताएं। मयूर विहार में हम लोग ऐसे ही मतलब मैं घूम रहा था, तो मैं इनके पास जाकर बैठा, जो राम अवतार वर्मा है मोची। तो जब मैं वहां जाकर बैठा तो मतलब मेरी जब मैं उनसे बात कर रहा था ऐसे ही, तो मतलब बहुत ही होता है ना, कई बार एक बार किसी को तो आप देख के पहचान लेते कि बहुत परेशान है, एकदम आंसू उनके यहाँ रखे हैं, रोने वाला है, तो उस तरह की स्थिति थी उनकी। तो मैंने ऐसे पूछा उनसे कि आप बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं क्या। तो बोलते यार मैं रोज, मतलब मेरी तो जीवन ही ऐसा है, और मेरा जीवन ऐसे ही मतलब आगे गुजरेगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे 2-2 ऑपरेशन हुए हुए हैं, उसके बाद मैं थोड़ा परेशान हूँ, और उसके बावजूद मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो इतने में मेरी नजर उनके बोर्ड पे पड़ी जहां पर लिखा हुआ था राम अवतार वर्मा, लेकिन वर्मा पे कागज चस्पा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यही पूरी कहानी है, और मेरा नाम राम अवतार वर्मा है, और मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। लेकिन जो सामने एक लॉयर हैं, वो मुझे आमतौर पर रोजाना परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुम जो तुमने वर्मा लगा रखा है इसको हटाओ, और तुम वर्मा की जगह चमार लिखो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, तो बोले वो कहते हैं कि मैं भी वर्मा हूँ और तुम भी वर्मा लिखते हो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो चमार हो, ये काम तो चमार करते हैं, मोची हो तुम। तो जी उस आदमी को इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने
उस सरनेम के आगे अपना कागज चस्पा कर लिया और अपना कुछ भी नहीं लिखा, सरनेम छिपा लिया और बस सिर्फ लिखा हुआ था राम अवतार। और वो भी उनका जो जूते रखने का बॉक्स था लकड़ी का, उस पर रखा, उस पर लिखा हुआ था उन्होंने दरवाजे पर। उसके बाद उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि जब उसने जब जब ये सब किया, जैसे एक बार क्या हुआ, बारिश हो गई तो बारिश में वो कागज धुल गया, तो वो वर्मा फिर दिखाई देने लगा। तो उन्होंने फिर उसको लताड़ लगाई कि तुझको समझ नहीं आया, तेरी दुकान बांध दूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसके अलावा उसके साथ एक दिक्कत और थी कि एमसीडी वाले लोग आके उसको प्रताड़ित करते थे। मोची को इतना परेशान किया जा रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तो स्टोरी है और मुझे आपकी कहानी बतानी चाहिए। तो उसके बाद हमने ये कहानी बताई और उसके बाद जो है कुछ देर में उनके यहाँ पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने फिर ये पूरा मामला लिया। और बसंत, आप तो जानते हैं कि कैसे पुलिस ने हमें भी मतलब उन लोगों के थ्रू हमें मैनेज करने की कोशिश की। और कैसे पुलिस वाले पहुंचते पहुंचते हमारे गली तक, हमारे घर तक पहुंच गए थे कि क्या आप ही, जबकि मैं नहीं जानता उन पुलिस वालों को। तुम तो साथ ही थे उस समय जब पुलिस वालों ने पीछे से हमें टोक के कहा था कि तुम्हारा नाम अवधेश है। मैंने कहा हाँ। कह रहे तुमने ही वो वीडियो बनाया था, तुमने ही ये किया था। मैंने कहा इसमें क्या हो गया? तो कह रहे हैं ये कहाँ लड़ेगा, वो अपार्टमेंट में रहता है, वो लॉयर है, वो पैसे वाला है, ये मोची है, उससे कहाँ मुकाबला करेगा, तुम उसको मैनेज करा दीजिए, ये करा दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? ये देश जो है संविधान से चलता है, नोटों से नहीं चलता है। फिर मैंने उसको समझाया उनके जो पुलिस वाला एफआईआर करता है तो ये संविधान उस पर भी लागू होता है कि पुलिस वाले के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को ही राइट मिला है एफआईआर दर्ज करने का। तो फिर मैंने उसको उस तरीके से समझाया और उसके बाद पुलिस आई और ये पूरा मामला वायरल हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, बहुत सारे, हमारी खबर के बाद बहुत सारे मीडिया कर्मी उसके पास पहुंचे, राम अवतार वर्मा के। काफी जमावड़ा रहा मीडिया का और ये इतना वायरल हुआ कि काफी जो एक्टिविस्ट है वो पहुंचे, कई संगठनों के लोग पहुंचे, उनको मतलब उनको समझाया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद से जो वहाँ की आरएसएस विंग है वो थोड़ा सक्रिय हो गई कि ऐसे कैसे हुआ। फिर एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें राम अवतार वर्मा को सम्मानित किया गया। और राम अवतार वर्मा को यही नहीं पता था कि उनको किसके थ्रू सम्मानित किया जा रहा है। इत्तेफाक से वो जो आरोपी था वकील, उसी के द्वारा सम्मानित कर दिया गया। तो वो बोले ये क्या है? और वो आरएसएस के मेंबर हैं, जो आरोपी हैं वो आरएसएस से जुड़े। और फिर आरएसएस के ऑफिशियल पेज से उसको शेयर किया गया कि देखिए कैसे जो है हमने यहाँ के मोचियों को सम्मानित किया। तो राम अवतार वर्मा तो हंसते भी है कई बार कि वो कहते हैं जब मेरी मुलाकात होती है तो मेरे अकेले के चक्कर में आसपास के सारे मोची सम्मानित हो गए यार। सबको अटैची मिल गई, सबको अटैची मिल गई, थोड़ा सामान मिल गया। तो मतलब अब वो बड़े सम्मान के साथ जीते हैं और वो कहते हैं कि मतलब मेरी जिंदगी बदल गई उस इंसिडेंट के बाद कि मैं कैसे रोज मतलब रो के काम करता था और मुझे दिल पर ये रहता था कि कोई आए तो मेरी दुकान उठाने की मुझे धमकी देगा। राम अवतार वर्मा वहां से गुजरता था तो उनको मतलब खौफ नहीं होता, किसी का खौफ था उनको कि मतलब इधर नजर ना कर ले, मुझे गालियां देके जाएगा। लेकिन वो अभी ठीक है। और मैं बाद में बता दूं, इस मामले में जब हमारी रिपोर्ट के बाद SC ST में मामला भी दर्ज हुआ है लॉयर के खिलाफ। और सही है, मतलब अभी I बहुत think as a खुश है वो आदमी। journalist, having a story have actual tangible impact is one of the most joyous part of this profession. It's a very So impactful yeah, story, it's a yeah. great story, Avdesh, and we hope to see even more of these next year. Now coming to Pratyush. Pratyush has covered some really important things this year, from manual scavenging investigations in UP and Haryana to the NewsClick raids. But I know his favorite story is none of these, but it's in fact a story about how a Hindutva fraud who was accused of sexual assault actually lives in a Lutyens flat which is meant for MPs. So Pratyush, tell us about this story, tell us how you got it, and tell us why this is your favorite story of this year. बिकॉज द स्टोरी वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड. सो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट हुआ था जब मैं ट्विटर में, जैसे बसंत जी बोल रहा था ना, वी हैव लॉट लाइक मोबाइल, मतलब सोशल मीडिया में टाइम जाते हैं. तो आई थिंक रात के 11-12 बजे थे. आई वॉज चेकिंग ट्विटर. तो किसी ने, शायद मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है यूज़र का, उसने लिखा यूपी भवन में ये सब क्या हो रहा है. तो ये एक सिंपल ट्वीट है, लेकिन इससे थोड़ा क्यूरियोसिटी आता है ना, क्या यूपी भवन में क्या हो रहा है. हाँ, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट कि क्या हो रहा है. तो उसके बाद आई थिंक हिंदी कुछ वेबसाइट्स ने एक अपलोड किया था कि वहाँ पे कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया. तो उतना ही था. तो उसके बाद मैं उसकी मतलब और किया कि कहाँ पे है, किसी से बात किया. उसके बाद जो मतलब विक्टिम थी उनका मुझे सोशल मीडिया मिल गया कि दिस इज़ द नेम ऑफ द विक्टिम विच वी शुड नॉट रिवील. तो उस टाइम पे मुझे मिला कि और ये है. तो उनको मैंने देखा, इंस्टाग्राम में मिला उनको. तो बाकी में उनका कोई प्रोफाइल नहीं था. तो इंस्टाग्राम में देख के लगा कि अच्छा ये विक्टिम है, तो उनको मैसेज करते हैं.
तो उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बताया हाँ कि ये हुआ मेरे साथ, और ये बंदा है, बंदा का नाम ऑलरेडी आ गया था, तो उनको इतना ही मालूम था। उन्होंने मुझे बोला भी उनको कैसे बुलाया गया था और क्या क्या हुआ था। तो स्टोरी इतना तक था, लेकिन तब भी इतना इंटरेस्टिंग बन नहीं रहा था। ठीक है, ऑलरेडी रिपोर्ट हो गया, जो हम लोग का रहता भी है ना कि और डीप डाइव करना है। तो उसके बाद मैं उनसे, वो जो विक्टिम था उनसे बात होता रहता था कि क्या है, आप कोई कंप्लेंट है तो ये दे दीजिए, ये हुआ तो ये दे दीजिए, ऐसे बात होते रहा। और तब मैं एक्यूज जो था ना उनका प्रोफाइल भी देखने लगा, और उनका प्रोफाइल भयंकर इंटरेस्टिंग था। उनका आप फेसबुक में देखेंगे तो मतलब हमेशा ऐसा कि मजार मुक्त भारत, मस्जिद मुक्त भारत, ये सब उनका नारा था। और हर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, जी न्यूज़, ABP, उसमें उनका इंटरव्यूज़ है। मतलब ऐसा कोई वो ऐसा मजार मुक्त बोल के एक शो मतलब चिल्लाते रहते हैं धरना, और जाके ABP वाले उनका इंटरव्यू लेके आते हैं। तो ये सब देख रहा हूँ मैं, बंदा है कौन। जब उनको डीप डाइव किया गया, एक वीडियो मुझे मिला जिसमें वो एक्चुअली पार्लियामेंट स्ट्रीट की OC को गाली दे रहा है, SHO को, कि मेरी मौत का जिम्मेदार SHO होगा। Which is very odd. कौन पुलिस को ऐसे बोलते हैं ना, and he seems like a very हिंदुत्व गाय, पावरफुल गाय। तब मैं जाके पुलिस स्टेशन गया था इसको लेके वीडियो को, कि आपके खिलाफ तो आरोप है सर। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि भाई ये ऐसा है, तो तुम अच्छे से देखो इस बंदा क्या है। उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, बट उन्होंने बोला कि इज ए डाउटफुल कैरेक्टर। तब मैंने जाके स्टार्ट किया, और मुझे इंटरेस्टिंगली मुझे हरदोई की एक कनेक्शन मिला जहाँ से वो एक्यूज बिलोंग करता था, एक बिहार का कनेक्शन मिला, उसके बाद लखनऊ का मिला, और उसके बाद पूरा उनका हिस्ट्री आया कि कैसे वो यूपी में फ्रॉड किया था, कैसे उनका घर VP हाउस में है जो MPs के लिए है। इवन मुझे ये भी डॉक्यूमेंट मिला था कि जब उन्होंने अलॉट हुआ था ना, उसमें एक लेटर होता है, उस लेटर मिला, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिला, उन्होंने जो गाड़ी लिया था उनका जो लोन पे एक एड्रेस नहीं देना होता है, वो एड्रेस VP हाउस मिला। तो स्टोरी 2-3 दिन में ही भयंकर एक इंटरेस्टिंग हो गया। जो पहले एक छोटा सा इंसिडेंट था कि UP भवन में कुछ हो गया था, तो इसलिए अच्छा लगा था, एंड इट वाज लेटर फॉलोड बाय अदर मीडियाज एज वेल। And this story also led you to another story. Yeah, तो इसके बाद एक्चुअली ये स्टोरी करने के टाइम पे मैं VP हाउस गया, तो once I see कि अरे ऐसा फ्रॉड VP हाउस में, VP हाउस के बारे में बता दो। और तुम थोड़े इम्पोर्टेंट लोग से मिले भी थे उधर। हाँ, एक तो एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ, मतलब मिनिस्टर। तो बेसिकली VP हाउस इज विट्ठल भाई पटेल हाउस। इट इज मेंट फॉर MPs एंड फॉर्मर MPs। वो लोग को वहाँ पे हाउस अलॉट होता है दिल्ली, मतलब ताकि वो लोग पार्लियामेंट जा सकते हैं या दिल्ली में अपना काम, पार्लियामेंट से नहीं वाले पार्लियामेंट से 500 मीटर भी दूर 500 मतलब बहुत पास ही, लुटियन दिल्ली बेसिकली। तो मैं जब इस फ्रॉड को वहाँ पे मिला, जो नाम मैं अभी हर्षवर्धन मिले हो? नहीं, उनकी फैमिली से मिला हूँ, उनको नहीं मिला, उनसे फोन पे बात हुआ था बाय द वे। अभी वो जेल में है, बेल हो गया है। तो जब उनकी घर में वहाँ पे देखा तो मुझे यूजुअल डाउट हुआ कि ऐसा एक आदमी तो नहीं वहाँ पे, आई थिंक 120 या 150 ज्यादा है। हाँ, मतलब ऐसे 150-200 के आसपास की फ्लैट्स है। तो एक फ्लैट में एक फ्रॉड रह रहा है, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन हमें मिला, इट्स अ वेरी लूज डॉक्यूमेंट कि कोई MP आपको रिकमेंड कर रहा है, आप रह रहे हैं, तो कोई भी रह सकता है। तो उससे ही मैं और अवधेश जी ने डिस्कस किया, और हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि और कौन कौन है। और इंटरेस्टिंगली उस वक्त में हम लोग मतलब कैसे आप जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जाके एकदम कुछ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा ना। तो हम दोनों जाते थे हमेशा 2-3 घंटा के लिए, और कभी मेडिकल हेल्प के लिए। मतलब वहाँ पे सब पावरफुल लोग ही रहता है ना, तो आप बोलिए कि हम लोग के पास एक लिस्ट तो था किस MP पे कौन सी घर कौन सी MP को अलॉट था, और उस लिस्ट को लेते हैं। और जैसे अवधेश भाई UP से है, तो UP की कोई MP की घर मतलब अलॉटेड फ्लैट में जाते थे, मैं कोई नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड फ्लैट में जाता हूँ MP से रिलेटेड, और उसके बाद पता करते थे कि एक्चुअली कौन रह रहा है, क्योंकि MP मिले ही नहीं कोई। हर जगह RSS का ऑफिस था, मतलब नॉट RSS एफिलिएटेड NGOs का ऑफिस था, मतलब ABVP का दफ्तर था। और उसी दौरान एक्चुअली मेरे, आपने जो पूछ रहे थे ना, एक एनकाउंटर हुआ था। A minister who shall not be named. we should not name. हाँ, तो बेसिकली एक मिनिस्टर था BJP का, बहुत ही पावरफुल यंग मिनिस्टर। तो बेसिकली मैं वहाँ पे ऐसे जैसे बोल रहा था, ऐसे VP हाउस में काफ़ी टाइम दिए रहे थे हम लोग, हर रोज़ जाते थे। तो उसी दौरान मैं लिफ्ट के पास कुछ काम पे ऐसे मोबाइल में ना एक बंदा दौड़ के स्टेयरकेस से ऊपर आया। तो मैं भी उसका कौन है ऐसे दौड़ के आ रहा है। तो उसके बाद देखा कि वो इज ए फेमस फेस। तो मैंने उनको पूछा कि हाय, आप मतलब मैं प्रत्युष हूँ, मैं न्यूज़ लॉन्ड्री से हूँ, आप कैसे हैं, ऐसे नॉर्मल पूछा। तो उन्होंने जब न्यूज़ लॉन्ड्री सुना तो उन्होंने बोला, ओह न्यूज़ लॉन्ड्री, काफ़ी तरक्की हो रहा है उनका।
ये बात मैंने ऑफिस में भी आके सबको बताया था। Yeah, and I refuse to believe this incident. I think अब तक मुझे भी शक एक सेल्फी ले लेना चाहिए था तुमको। हाँ, लेकिन थोड़ा वो लगता ना, और लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। Next time visual proof. So besides this, Pratyush, you also did very deep dive investigations on manual scavenging in Haryana and UP. I remember you and that time producer Madhu, you all would spend days even finding where to go, who to contact. And your story, I mean, manual scavenging, how it still happens, that has been covered in newspapers and TVs as isolated instances, but your stories went really deep dive. Tell us your experience. How did you collate, like put together so many instances, and what is it reporting like when you have to speak about something like this, meet the families of the people who are still indulging in manual scavenging, who don't have a choice, and families of people who have died because of this, and not even gotten compensation. What is it really like speaking to them in 2023 when this is something that should have been abolished years ago, centuries ago? So first challenge that we faced, both Madhu and me, was to find out those who actually engage in manual scavenging, because there's two things. One is they earn from it, so it is kind of a livelihood for them, and at the same time people know ki it is banned. There is that awareness, knowledge right. is there, so they don't come out openly, right. Because whoever is doing it, they are doing it out of compulsion. They don't want कि आप फोटो खींचोगे या वीडियो करोगे, क्योंकि उसकी बाद से उसका जॉब चला जाएगा. तो that was the first difficulty. तो हम लोग क्या करते थे, जब भी कहीं पे भी जाते थे, what we used to do, कि एक गाड़ी लेते हैं और हम लोग पूरा मतलब सुबह, हमेशा ये स्कैवेंजिंग का काम अर्ली मॉर्निंग होता है, तो हम लोग 6-7 बजे गाड़ी लेके पूरा, जैसे कि हम लखनऊ में थे, गाड़ी लेके घूम रहे थे नॉर्मली, कि एक मतलब वार्ड ले लिया, पकड़ लिया, ऐसे घूमते घूमते हम लोग को ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस मिल गया था जहाँ पे लोग ऐसे उतर रहे थे, एंड वी हैड ए वीडियो ऑफ इट एज वेल कि लोग उतर रहे हैं. तो ये सब मतलब मेन चैलेंज तो था कि लोगों को मतलब वीडियो इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स उसको कैप्चर करना. सेकेंड है कि लोगों को जाके मिलना और वो लोग ऑन कैमरा बोले कि ये क्या होता है या कैसे होता है, तो उसमें मेन चैलेंज था. तो कैसे कन्विंस किया मतलब फर्स्ट तो हम लोग ऐसे स्पॉट में ढूंढने की कोशिश करते हैं. जैसे सपोज कि हमको मिल गया, जैसे मिला था यूपी में, लखनऊ में मिला था, दिल्ली में भी मिला था, तो उनसे उसके बाद थोड़ी देर एंगेज करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कैमरा लेके चले जाएंगे या डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल बात करते हैं क्या हो है, ये कैसे चल रहा है काम. और ये लोग बहुत सिंपल लोग हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि और क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गवार है या कुछ नहीं जानते. दे नो कि इट्स अ वेरी डर्टी जॉब एंड दे डोंट वांट टू डू इट. तो उसके बाद आप जैसे ही हम 15-20 मिनट, आधे घंटा उनके साथ एक एंगेज होते हैं, उसके बाद दे कम आउट धीरे धीरे, और उसके बाद एंड में हम लोग वीडियोज़ वगैरह में जाते हैं, लाइक मोबाइल, या उनको कन्विंस करते हैं कि वुड यू लाइक टू टेल अस ऑन कैमरा कि ये इतना ही बोलना है या ऐसा बोलना है, आपका मुंह छुपा देंगे, आपका वहाँ ब्लर्ड कर देंगे. तो ऐसे हम लोग को करना पड़ा था. Okay, so and you have covered manual scavenging investigation in UP, Haryana and Delhi. Delhi, yeah, 3 states. तो 3 states में दिल्ली में थोड़ा ये है प्रॉब्लम था कि दिल्ली में बेसिकली बहुत लेयर्ड ऑफ स्ट्रक्चर है. यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है, आप अकाउंटेबिलिटी ढूंढने के लिए. मुझे याद है कि दिल्ली गवर्नमेंट को एक मशीन लाई थी, बहुत मार्केटिंग हुआ था उसका, अभी भी चलता है. उसका मतलब इम्पैक्ट हुआ? वो बहुत कम है. आई थिंक अभी 100 समथिंग ही चल रहा है, 112 और 110. तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा नैरो गलीज में नहीं जाता है, और दिल्ली कितना बड़ा शहर है आपको भी मालूम है, और सब जगह तो ये जाते नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी होते हैं. जैसे साउथ दिल्ली में शायद इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मे बी नॉर्थ या वेस्ट में नहीं होगा. तो ये सब प्रॉब्लम्स है, और मशीन सब कुछ क्लियर नहीं कर पाते. मैं एक दिन आपको बताऊँ, मॉडल टाउन में था, इसे वेरी मतलब अच्छा ओपन एरिया है, वहाँ पे एक सीवर लाइन मतलब बंद होकर रखा था, उसको खोलने के लिए 4 दिन आया था वो गाड़ी, एक दिन में हो ही नहीं पाया. तो ऐसे कंप्लेंट्स बढ़ते जाते हैं, इनका परफॉर्मेंस का कैपेसिटी कम है, तो इसकी वजह से आई थिंक कि मतलब इतना सफिशिएंट तो है नहीं. और मैनुअली होता है, अभी भी होता है, आपको डायरेक्टली नहीं. बीच में आपको मालूम है बक्करवाला में एक किसी का डेथ हो गया था DDA फ्लैट्स में, तो हमने भी कवर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी मुआवजा बढ़ा के 30 लाख कर दिया. 30 लाख कर दिया. लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हर साल काफ़ी लोगों की डेथ होती है इससे. बिल्कुल. बहुत सारे लोगों को तो ये सरकार मानती भी नहीं है, कई सरकारें, कि वो डेथ हुई है. लेकिन इतने पैसे अगर खर्च कर दे मशीनों पे, मान लो कोई 5 करोड़ 10 करोड़ की मशीन आ जाए, तो बहुत लोगों का जीवन एक सम्मान पूर्वक जीवन में मिल जाएगा, और शायद वो बच भी जाएं. बिल्कुल. ना सुरक्षा कोई मिलता. मैं मयूर विहार में एक दिन देखा,
ऐसे ही एक आदमी घुस गया था और भाग्य से ही था, बच गए। बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है, वही होता है। और ये लोग मतलब ज्यादातर लोग अब देखिए उनके पास बहुत दिन से जॉब नहीं होगा, मतलब जिनका कोई अदर एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं है, उन लोग को लाते हैं। कंपल्सन है। अब स्लम्स में जाइए इस तरफ का सब, मतलब एक जो फरीदाबाद में डेथ हुआ था, उनके घर जाइए, वो बोल रहे थे कि हमारी कॉलोनी में एक बंदा है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिसका भी काम नहीं होता है ना, उनको ढूंढते रहते हैं ताकि ऐसा काम करा पाए। तो मुझे लगता है प्रत्युष कि अपने ऑफिस का सबसे वायरल स्टोरी तनिष्का जी के रही इस साल। एनडीटीवी जिस एनडीटीवी को देख के हम मतलब रुक जाते थे, खबरें देखते थे रोज रात को। अगर मेरा इंस्टाग्राम रील्स का समय इसलिए भी बढ़ गया कि मैं एनडीटीवी खबरें नहीं देख पाता हूँ। तो 6 months एनडीटीवी अडानी टेकओवर के बाद मैंने एक इन-डेप्थ स्टोरी की थी टू रियली सी व्हाट हैज चेंज्ड एट एनडीटीवी एंड व्हाट हैज नॉट चेंज्ड। आई हैड स्पेंट a couple of weeks, at least 3 to 4 weeks, doing the story, speaking to people, watching the content, watching the documentaries on PM Modi, which were really not that enjoyable as a viewer. As a loyal NDTV follower, I have also grown up watching NDTV. My last job was also there, so it is something we've all really, it's a part of our lives when we are consuming media. So तभी जब मैंने story की थी, I remember you can read the story about how many things have changed, but many things are still okay, you know. Reporting had not been as affected. A lot of reporters told me that they are still given that liberty to go on ground, cover the stories how they want. There is not that much pressure that they have to take things in a certain way, although many other things had changed, you know. Union ministers were giving several interviews to NDTV who had earlier been boycotted by the same ministers. You know, ads by the UP government had increased. Again, they were also not there earlier. There were documentaries on Modi. Many things had changed, but there was still a little bit hope, you know. Or people were saying that maybe the change is yet to come. It will take some time. This story was in May, and then I did another story in September, and within those 3-4 months, everything had changed. The same reporters I spoke to and other reporters had spoken about how the माहौल मतलब एकदम बदल गया था. And this was the story where the NDTV bureau chief was allegedly asked by the CEO of NDTV to heckle Rahul Gandhi when Rahul Gandhi was holding a press conference about Adani. And this story also led to, when I did reach out to NDTV and the CEO, they did not respond to me. But after the story got a lot of traction on social media, and people were asking NDTV and the CEO to really respond to this, because no matter how bad things get, you don't expect that it will reach this level. You know, the bureau chief of Mumbai was asked to change the narrative, because that time there were FT की खबर थी. Correct. And the opposition was really nailing Adani on this. So after that, NDTV did respond. They put out a statement, obviously saying that this was untrue. I was wondering whether this will lead to any sort of legal hurdles, but it did not. And since then I think it has been a complete 360-degree change. Like by April, there was still hope, you know, you could still consume NDTV, but after that it really did change. Even if you see their coverage on anything related to Prime Minister Narendra Modi, when you see any sort of event such as, can you imagine NDTV doing a report about how there was a thali in US, Modi thali, and really tasting all the food over there and speaking about it, when you can speak about so many other things. As journalists, there are so many questions that you can be asking, but when you choose to devote your time to such stories, you can understand why. So, yeah. मतलब एनडीटीवी इकलौता चैनल था जिसको देख के थोड़ा सा लगता था कि जर्नलिज्म बचा हुआ है, नहीं तो बाकी जगहों पे वही चीज़ें हो रही थी जो आज एनडीटीवी कर रहा है. तनिष्का जी, हमने तो मीडिया के बदलाव को देख ही लिया, पर ये बदल क्यों रहा है? आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, सेंट्रल एजेंसी ने कैसे मीडिया को शिकंजा कसा है, और आपने अभी एक एक्सप्लेनर भी किया है कि एक नया लॉ आ रहा है जो शायद और मजबूत सरकार का हाथ मजबूत करेगा बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को दबाने के लिए. थोड़ा उसको बताएं कि सेंट्रल एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है. आई थिंक whenever I do an interview of someone related to media, you know, you start by speaking about how, okay, India's ranking is this on the press freedom rank, this has happened. But every few months when I do an interview, I realize that my list is increasing when I talk about the different ways in which media is being suppressed in India, you know, which really, when you look
take a step back and you look at it, you realize that, okay, in 21, when you do an interview, you have like 4 things on the list. In 22, there are 7 things. In 23 Jan, there are 20. Like, it's just increasing. There are the weapons that are being used to suppress media are just increasing, and central agencies are just is just another one of the weapons. NIA, IT, and ED, they have been used to not just oppress opposition parties, but also, which is another story that has been covered by the Indian Express, but also the media. The number of instances in the last 5 years are 44, which is a lot when you go to see the media in India. And then when we wonder why media is spending time on issues like Sachin Seema, why media is silent on issues like Manipur, you realize because when there is no scope to really hold the government in power accountable, that is when you do things like this, right? And we know that media is not a very profitable business. Most media houses, the owners, this is not their only business. They have multiple other businesses, and those are the profit making. Media is not very profit making, and which is why they also have to use things like advertisers to that is where they get their main revenue from, and which is why we say that at News Laundry, because we don't have that, we are not accountable to the advertisers, because we don't take any ads from them. We're only accountable to our subscribers because we want to maintain that independence, and that independence, I think, is slowly eroding. And you just look at the action by the central agencies, and these are not things that you can really, it's not just a mere legal defamation. Not that defamation case is less, but when a central agency is investigating, it is a lot to deal with. It's not something you can just wake up a year later and hope that it goes away. It affects your entire revenue model. So it's also at a time you can't really then blame media channels for having to really resort to things that we won't really consider news because of things like this. Yeah, you look at also how things like UAP is being used to suppress journalists, how journalists, if they are jailed, how long does it, Siddiqui Kappan got jailed this year, and I remember how difficult it was for him, and even when he got bail, it was after several months of getting bail in the other case. So once you are stuck, there's no way you're coming out of it, It is not going to just be a quick. And before we discuss media again, I also want to speak about something that happened this year, which I feel like after that month, we've not been really speaking about it when it happened in our neighborhood, The violence in Nuh, which also led to violence in Gurgaon. Gurgaon, which is right here. We are in Delhi, so this is really proximity-wise a very close case. And Sumedha, you were on ground covering this. Tell us, what was it like covering this, and what were how many people were affected by this violence? Actually, I think the credit goes to our former colleague Anmol. Like, he was the one who started covering the violence, and I followed it after him. So, and I was looking more into the aftermath of the violence, right, and he was giving the on-the-spot coverage of what was unfolding at that time. And so your first question is, I think that was one of very important incident of the year 2023, because firstly, we had never, in the history of Mewat, we had never seen any communal clash. So the first thing is that why that communal violence was important, because in the history of Mewat, that was one first such incident. Though Mewat is a Muslim-dominated district, they take a lot of pride that communal clashes never occurred even after the partition. And the other important factor is to Mewat is that it's one of the most backward district of the country, even by Niti Aayog's report. So these violence were not very much similar to Delhi's communal violence, because there were no direct consequences of it. Like as how it had happened in Delhi's communal violence, like 53 people had died, so many were injured. We didn't see any such aspect in Mewat. But what we saw that the communal, what we saw was that the religious fabric of that district was being torn apart. Yeah. That was one direct consequence of that violence. The other was that we saw to investigate into the communal violence, how
how the police was investigating the communal violence. Right after them, they were knocking the doors of of its residents randomly at night, at any time of the day, and they were randomly picking up a lot of people, and a lot of them were also juveniles. And the police, so there's a proper procedures set to arrest a juvenile, and which was not being followed. So that was one story which we did. Like, we have not yet reported on it, but the other direct consequences was that now we are seeing that these cases the cases which the police had registered are all now dropping in Mewad's district court. So, like, the police picked up over 300 people, and now around 200 of those people have been acquitted. So that really raises important question about the police, about about how the way they were conducting their investigation. So that's what we saw in Mewat. Last but not the least, our reporter Basant, who is senior correspondent, who's been with News Laundry for 5 years now, or is it 6? 15 जनवरी को 5 साल. Wish करना ना भूलिए. So Basant, over the years, as I'm sure all of our viewers are familiar with your work, Basant, but I think the story that was the biggest for you as a reporter was also the railway accident in Orissa that you went to cover. Tell us your experience and why there are memories that still stay with you of covering that story. 200 से ज़्यादा लाशें आपके सामने रखी हुई हैं. बर्फ़ की सिल्ली होती है, उस पर रखा हुआ है लाश, पानी फैला हुआ, आप उसमें जा रहे हैं. लोग हैं जो कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है. उड़ीसा में तो घटना हुई थी. कोई आ रहा है असम से, कोई बिहार से, और वो किसी का चेहरा कटा हुआ, किसी का पैर, किसी का पेट, किसी का आंखें निकली हुई है, और चेहरा हटा हटा के अपनों की पहचान कर रहे हैं. और उस वक्त एज अ रिपोर्टर उनसे पूछना है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं. वो जो तकलीफ़ होती है ना, कि मतलब आप उसको कैसे, मतलब हमको वो चीज़ें दिखानी भी हैं, हम मजबूरी है हमारी. कभी कभी दिल करता है कि उसके जगह पे मैं होता तो क्या हुआ. कि मैं 12-1 बजे करीब में मैं भुवनेश्वर से पहुंच गया जहां इंसिडेंट हुआ था, बालासोर. पहला मेरा इरादा था कि जहां बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है वहां पे सॉर्ट आउट लेंगे, एक छोटा वीडियो स्टोरी करेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे. लेकिन जब हम पहुंचे तो एक छोटा हाथी होता है, जो पीछे छोटा हाथी गाड़ी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, उसमें कुछ लोग खड़े थे, एक महिला भी थी. वो लोग रिटर्न हो रहे थे और हमारी गाड़ी उधर घूम रही थी रेलवे स्टेशन की तरफ. हमने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें एक लड़का था, वो लोग हावड़ा से आए हुए थे, कलकत्ता से. तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं जहाँ बॉडी रखी हुई है. मैंने कहा बॉडी तो यहीं रखी थी. तब तक मुझे जानकारी थी कि वहीं एक सरकारी स्कूल में बॉडी रखी हुई है. उन्होंने बोला नहीं, हमें बताया गया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर बॉडी ले जाकर रखी गई है. हमारे ड्राइवर से हमारी जो बात हुई थी वहीं तक ही हुई थी. बालासोर मुझे छोड़कर लौट आने वाले थे. मैंने कहा सर चल लो. फिर मैंने उनके पीछे और मैं अपना शॉट लेते गया. स्टोरी वहीं से शुरू हो गई थी. फिर पहुँचे वहाँ पे, रात को 1:30 बज गए थे. मुझे याद है रात को मैं उस रात सोया नहीं था, क्योंकि हमारा ड्राइवर मुझे छोड़ के चले आए, मैं अकेले वहाँ हूँ. भूख लग गई थी तो रात को एक गए जहाँ पे कोल्ड स्टोर टाइप का था, उसके पीछे एक दुकान थी. रात को उनको जगाए, उनके यहाँ से बिस्किट लिए और आ गए. 4 मुझे याद है 4 मास्क लगाने के बावजूद बदबू कम नहीं हो रही थी. रात के 3 बजे होंगे, मैं बाहर बैठा हुआ था, थक गया था. एक इतनी तकलीफ देह रोने की आवाज़ आई. मैं कहा कौन है. मैं देखा एक पिता रोते हुए आ रहा था. उसका बेटा जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे एक रेलवे स्टेशन पहले उसका घर है, वहीं बैठा था. अगले स्टेशन पे एक्सीडेंट हो जाता है. इकलौता लड़का था वो, और वो नौकरी पे जा रहा था, कोई नौकरी लगी थी, पॉलिटेक्निक किया हुआ था आई थिंक, जितना याद आ रहा है. उसकी डेथ हो गई थी. और मुझे मेरे वीडियो में भी वो पार्ट था कि वो जो दोस्त, उसके जो दो दोस्त थे जो उसे उस दिन शायद छोड़ने आए थे, वो आए थे अपने दोस्त की बॉडी ढूंढने के लिए. तो वो मतलब आप मेमोरी से आप सोचते हैं कि चलो हो गया स्टोरी. कोविड के बाद से तो ये लत हो गया कि भूल जाते हैं, लेकिन वो जो 250 चेहरे, किसी का चेहरा नहीं, किसी का आँख नहीं है. एक मुझे याद है, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो रहा है, एक मुझे याद है, एक कैंटीन में जो काम करते हैं वो AC साइड में थे बड़े भाई, छोटा भाई था नॉन AC में. एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ जनरल डब्बे में, तो वो AC वाला एक्सीडेंट के बाद से अपने भाई को ढूंढ रहा था. मुझे याद है 8वें-9वें दिन जब मैं अपना स्टोरी ख़त्म करके एम्स भुवनेश्वर में खड़ा था, वो बंदा अपने भाई को ही ढूंढ रहा था. उसका भाई नहीं मिला. DNA टेस्ट भी हुआ पर उसका भाई नहीं मिला. तो एक सवाल उठता है, बहुत सारा उसमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था,
बहुत सारी लाशें लोगों को नहीं मिली है, लोगों ने अपना DNA टेस्ट कराया था। एंड मतलब आपके वीडियो स्टोरीज भी बहुत पावरफुल थे बसंत, लाइक इवन द इमेजेस ऑफ द पीपल सर्चिंग फॉर द पीपल आर स्टिल इन माई माइंड, सो आई कांट इमेजिन फॉर यू नो, एंड वी ऑफन डोंट थिंक कि रिपोर्टर पे क्या असर पड़ता है टू कवर डेथ, टू कवर ट्रेजेडी सो क्लोज, सो या कभी कभी गिल्ट होता है कि उनके जगह पे भगवान न करे हम कोई हो, पर उस वक्त सवाल का जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं होगा। जिसका बेटा मर गया हो, इकलौता बेटा, या जिसके 2 भी बेटे हों, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की वाइफ, कोई ढूंढ रहा है। प्रशासन ने एक अच्छा काम किया था, मुझे जो बालासोर वाले DM थे उनका ये काम बड़ा पसंद आया। आदमी उस वक्त क्या कर सकता, उन्होंने क्या कि फोटोग्राफर बुलाए और जिनका जितने फेसेस थे जो एक्सीडेंट हो वो फ़ोटो खींचा और एक स्लाइड में डाल के स्क्रीन पर चल रहा था। कम से कम वो तकलीफ तो नहीं होगी ना, उठा के देखो, कम से कम वो बैठ के लोग अपना देख रहे थे। अगर पहचान आए तो जाके बोलते थे 33 नंबर, बोर्ड वो नंबर लिखा हुआ था सबका, ये नंबर है, फिर जाके उनको देख के लोगों को दिया जा रहा था। Before we wind up, Basant, I also want to just touch upon one of your most, I think, stellar pieces of investigation of the year, which is based in Gujarat, about how Gujarat's road to US and how death is often a price people pay while migrating. And as you all know, Shah Rukh Khan has been inspired and made a movie, Dunki, based on this. So just tell us a little bit about this and how you went about reporting on this story, because it is a unique story that we often look away from, even though this is something we all know that happens, but you have gone in depth and investigated this, so do tell us a little. ये स्टोरी दिमाग में बहुत पहले से थी, जब वो 4 एक फैमिली की डेथ हुई थी कनाडा बॉर्डर पे ठंड में, शायद दिसंबर का ही महीना था। जब मैं गुजरात इलेक्शन कवर करने गया तो मुझे वहाँ मेरे कोई दोस्त बने वहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये इतनी सारा संख्या में खबरें आती है, हकीकत है क्या? उन्होंने बताया, और मैं 1-2 लोगों से ऐसे मिला जिनके फैमिली के लोग गए हुए हैं। फिर मैंने पिच किया कि मुझे ये करना है, वो भी सेना ही प्रोजेक्ट था। तो मैं गया। वो स्टोरी भी काफ़ी मुश्किल थी। एक उत्तर बिहार का लड़का गुजरात में जाके, और एक वहाँ पे ना पटेल कम्युनिटी की काफ़ी तगड़ी बॉन्डिंग है, वो लीक नहीं होने देंगे। मतलब मान लो कि तुम इस अपने इलाके में आके बोलो कि न्यूज़ लॉन्ड्री का दफ्तर कहाँ है, तो कोई जो जानता होगा बताएगा वो रहा। जिस घर में 4 लोगों की डेथ हुई है उस घर को तो सब ही जानते होंगे गाँव के। मैं कई 10 लोगों से पूछा, अरे उनका घर कहाँ है? हमें नहीं मालूम। अरे इस गांव के नहीं है। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कास्ट चेंज करके पूछा, जो दूसरे कास्ट वाले लोग थे गांव के। एक दुकान पे मैंने नाम पढ़ा, मैंने कहा अच्छा इनसे पूछते हैं। उन्होंने बता दी कि वो सामने घर दिख रहा है। तो उसमें कोई बोल नहीं रहा था। पुलिस भी, मैं आपको याद है उसमें वो एक ब्रोकर जो होते हैं, मतलब एक बहुत तगड़ा रोल होता है उनका, एजेंट जिनको बोलते हैं। एक एजेंट था जिसकी शादी हुई थी, सुबह बहू लेके, मतलब अपनी वाइफ को लेकर आया था। पुलिस ने दोपहर में अरेस्ट कर लिया था उसको। मुझे पता चला वहाँ है, मैं अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर था। मैं भगे गया कि मुझे एक एजेंट से मिलना है, पुलिस से हेल्प लेके। वो मेरे सामने दिख रहा है, पुलिस मुझे मिलने नहीं दे रही है। तो बहुत मुश्किल हुआ, पर मुझे लगता है मतलब कि उस स्टोरी को करते मुझे बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि मैंने, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे अपने लोगों, अपने दोस्त यार भाइयों को बोला, उनको चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद काफ़ी लोगों ने रिच किया, और जैसा कि तनिष्का जी मेरे तारीफ में कह रहे हैं कि शाहरुख खान साहब ने उसी पे प्रभावित होकर फिल्म बनाई है, तो मैं मान लेता हूँ। जी। So I think that is our year in one podcast. This is our Spotify Wrapped, News Laundry Wrapped. We have done a lot of reports that we hope you like, and we hope to do even better reports at larger scale, which we can do only with your support. So do continue supporting News Laundry, and remember to pay to keep news free. और एज अ रिपोर्टर हम लोगों का रेजोल्यूशन होगा कि हम आप दर्शकों और न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर का भरोसा कभी नहीं तोड़ने देंगे। फैक्ट लेकर आएंगे, और किसी भी तरीके का डर हमें नहीं डरा पाएगा, क्योंकि हम किसी से विज्ञापन तो लेते नहीं हैं। हमारी जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी आप हैं, और आपका समर्थन सहयोग भरपूर मिलता रहेगा। तो 24 में और बढ़िया स्टोरी और इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन हम सब करेंगे, और जब 24 के आखिरी में मिलेंगे तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। तो आप सबको नया साल मुबारक हो, अपना और अपनों का ख्याल रखें। And with that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice.
Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.